नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कार्बन। आपको पता होगा कार्बन का पहला पार्ट हम लोगों ने कल वाली क्लास में कवर कर लिया था और कार्बन का दूसरा पार्ट जो है आज हम लोग सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक में कार्बन के थोड़े एडवांस 25 क्वेश्चन हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर में आने लायक हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो में तो चलो आप लोगों ने जैसे कार्बन के टॉपिक से कार्बन के सॉरी क्वेश्चंस देखे थे वो थे बेसिक, और इसमें एडवांस क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक कितना फायदेमंद रहा, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें देखो आपको क्या मिलेगा, CFC। ठीक है ना, मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, साबुन अपमार्जक। हालांकि साबुन अपमार्जक के क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हल कर रखे हैं। ठीक है ना, और फिर पेस्टिसाइड वगैरह। ठीक, तो मोस्टली इसमें क्या है, जैसे हाइड्रोकार्बन की श्रेणियां हैं उनके भी क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुण के भी क्वेश्चन, तो लगभग तमाम चीज़ों के क्वेश्चन हैं। हालांकि साबुन के तो सारे क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी अपलोड जो है वो कर चुका हूँ, साबुन और अपमार्जक के। ठीक है ना, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के भी क्वेश्चन आज अपने इसमें कुछ हल करेंगे। और वैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन श्रेणियां वगैरह जो है उनके एडवांस जो क्वेश्चन है उनको अपने इस वीडियो में हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वैसे देखें तो। कार्बन क्या है, देखो आप इस मामले में याद रखें, कार्बन एक अधातु होती है। ठीक है ना, कार्बन जो है वो क्या है, एक अधातु है। सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल भी टाइम देने की जरूरत नहीं। कार्बन धातु नहीं है, एक प्रकार का अधातु है। सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन। और अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, तो आप याद रखना, अधातु ऑक्साइड जो होते हैं ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के। अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो हम बताएंगे हाँ इसकी प्रकृति होगी अम्लीय। ठीक है ना, तो कार्बन एक अधातु है, याद रखना नॉन मेटल है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कार्बन के गुण बताओ। कार्बन की विशेषता क्या है, देखो सहसंयोजक बंध है इसमें। ठीक है ना, सहसंयोजक बंध। अब सहसंयोजक बंध का मतलब क्या है, देखो कि जो कार्बन होता है इसकी विशेषता क्या है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़कर, अन्य तत्वों के साथ जुड़कर जो है अपनी संयोजकता को पूरा करता है, न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है न ग्रहण करता है। सहसंयोजक बंध है, आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ और हेल्प करते हैं। जैसे सहसंयोजक बंध में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और ठीक वैसे ही मान लो ये हाइड्रोजन से जुड़ा। ठीक है ना, और हाइड्रोजन के पहले कोष में ही कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और पहले कोष में होने 2 चाहिए। तो हाइड्रोजन इस तरीके से अपनी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर लेगा, लाइक दिस। ठीक है ना, वहीं अगर मैं बात करूं आपसे, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कैसे करेगा, तो कार्बन इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति कर लेता है। ठीक है ना, ये बंद है इनमें। अब ये बंद देखो, ये बंद कैसे है, आयनिक बंद तो नहीं है ये, है ना। तो ये किस प्रकार के बंध हैं, ये एक प्रकार से हम लोग इन बंधों को कह सकते हैं, ये जो है ना ये अपने इस तरीके से यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि ये सहसंयोजक बंध है। ठीक है ना, इस तरीके के बंधों को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा, भूमिका देखो इसकी कैसी है, अपचायक भूमिका है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी एकदम सही है। अपचायक क्यों, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना, देखो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, ये डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, ये ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना, अगर मैं इन सभी स्टेप्स की चर्चा करूं, ये स्टेप है ना, तो ये सारे स्टेप किस प्रकार के स्टेप हैं, ऑक्सीकरण। और आप लोगों ने रासायनिक अपक्रिया में पढ़ा था कि ऑक्सीकरण किनका होता है, अपचायकों का होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह पर किस भूमिका में है, अपचायक भूमिका में है। ठीक है ना, क्योंकि अपचायकों का ये ऑक्सीकरण होता है। और दूसरा देखो क्या है, श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या है, कार्बन, ये तो पहला पॉइंट है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट समझाने के लिए। अब श्रृंखलन को समझाने के लिए मैं एक सीरीज बनाता हूँ, देखो तीसरे बिंदु के लिए, कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरीके से कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन का गुण अर्थात केटनेशन, है ना, श्रृंखलन को अपने बोलते हैं क्या, केटनेशन। तो कार्बन में केटनेशन अर्थात श्रृंखलन का गुण होता है। तो ये सभी जो गुण है वो कार्बन में हम लोग देखा करते हैं। तो ये सभी अपना जो है ऑप्शन सही बैठेगा इसमें।
अब अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। कार्बन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। आप पहला काम तो है आपका 6 गिनती कर लीजिए आप, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, काउंटिंग कर लो आप। देखो 2 2 4 2 6, 2 2 4 3 7, 2 2 4 और 4 8, 2 2 4 और 1 5। आपको 6 तो केवल इसी में मिला, सीधा सही कर दो। मतलब ये क्वेश्चन देखो, अगर इस तरीके से ऑप्शन बना तो यूं हो जाएगा, समझ रहे हो ना, एक झटके में प्रश्न हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कार्बन 6 नंबर पे है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अब कार्बन के ये 6 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये ऊपर के काउंटिंग करना है, 6 जिसमें दिखा उसको आप हल कर दो, ठीक है ना। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग से एक टॉपिक होता है, उसको सीखने पर ही आपको ये सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस जगह पर अगर अपने देखें तो पहले ऑप्शन में हम लोगों ने इस तरीके से कर लेना है। अगर ऐसा प्रश्न बना तो आपका पहला काम ये बनता है कि ऊपर के ये जो अंक हैं इनकी आप क्या कर लो, गिनती कर लो, इनकी काउंटिंग कर लो, और आपका प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब कितने हैं? 6 हैं। इसलिए ये ऊपर वाला पहला जो ऑप्शन बनेगा वो एकदम सही और सटीक ऑप्शन बनेगा इसमें। फ्रियोन 011 का रासायनिक सूत्र बताइए। अब एक चीज देखो, हालांकि इस प्रश्न को भी मैं एक ट्रिकी वे से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है ना। देखो आपने क्या देखा, 011। एक्चुअल में ये जो 011 है ये पता है क्या है, ये इस तरीके से एक्स, वाई और जेड होता है, ठीक है ना। और एक्स का मतलब होता है कार्बन की संख्या -1, है ना, द नंबर ऑफ कार्बन -1। तो मैं अगर पूरा लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, कार्बन की संख्या जो होती है उसमें से एक घटाना है, ठीक है ना, -1 करना है। और इसमें क्या है, देखो हाइड्रोजन संख्या हम एक जोड़ना है, और इसमें क्या है, फ्लोरीन की संख्या, ठीक है। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो आपको ये इतना करना है। अब आपको पता है कि यहाँ देखो लास्ट में क्या है, एक एक फ्लोरीन होना चाहिए। आप इसमें ढूंढ लो कहाँ पर एक फ्लोरीन है, सीधा देखो, है ना। यहाँ देखो आप, एक फ्लोरीन है, यहाँ दो फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन, दो फ्लोरीन है, आपका सीधा सीधा पहला प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। माने आप एक ट्रिकी वे से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर 4 ऑप्शन में आपको एक एक मिलता फ्लोरीन तो आप क्या करते, तो उस वक्त हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप पहले ये देख लो कि इसमें हम लोगों ने क्या देखा, लास्ट में अंक एक है, एक अंक फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या में न कुछ घटाना है न कुछ जोड़ना है। लास्ट में एक है, फ्लोरीन की संख्या एक है, एक फ्लोरीन काउंट किया, इसमें मिला, आपने पहला ऑप्शन सही कर दिया। दूसरी बात, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए क्या करें, देखो कार्बन की संख्या -1 तब जाके 0। अब बताओ एक कितने में से एक घटाऊं कि 0 आ जाए, है ना। तो एक में से एक घटाना चाहिए, तो इसका मतलब कार्बन कितना होना चाहिए, कार्बन 1 - 1 बराबर 0 होगा, ये 0 तो भी मिलेगा, इसका मतलब कार्बन हमारे पास एक है। दूसरा, हाइड्रोजन में एक जोड़ने पर आपको एक आना चाहिए, कितने में एक जोड़ूं कि एक आ जाए, 0 में। तो हाइड्रोजन, इसका मतलब 0, हाइड्रोजन नहीं लेना है आपने। फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन की संख्या काउंट करोगे तो कितना है, देखो फ्लोरीन की संख्या कितनी है, फ्लोरीन एक है। अब देखो एक कार्बन लेना है, एक फ्लोरीन लेना है, संरचना बना सकते हैं अपने, एक कार्बन एक फ्लोरीन, तो बाकी जो 3 है वो कौन है भाई, बाकी 3 क्लोरीन है। और कैसे लिखेंगे इसको, CFCl3, इस तरीके से, समझ रहे हो ना। आपने इस संख्या से सूत्र तैयार कर दिया। अब सूत्र तैयार कैसे किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 0 एक को किस में घटाएं, किस में से घटाएं कि 0 आए, एक में से, तो कार्बन हमने एक लिया। किस में एक जोड़ें कि एक आ जाए 0 में, तो हाइड्रोजन 0, हमने हाइड्रोजन लिया ही नहीं है। फिर लास्ट देखो क्या है कि कार्बन, सॉरी लास्ट है एक फ्लोरीन की संख्या, अब फ्लोरीन की संख्या एक रखनी है, तो हमने एक फ्लोरीन की संख्या रखी। बाकी 3 संयोजकताएं कौन पूरी करेगा, क्लोरीन, तभी तो जाके क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनेगा। और इस तरीके से CFCl3 बन गया। अब CFCl3 ये इस ऑप्शन में है, तो आप इस ऑप्शन को सही कर दो। अगर आप इस प्रश्न को सही करना चाहते हैं तो आप देखिए कार्बन कितने हैं, हालांकि ये फॉर्मूला ही गलत है, ये फॉर्मूला सही नहीं है, तो मैं इसको काटा ही मार देता हूँ, ठीक है ना। अगर हम इस फॉर्मूले को करें तो हाँ ये हो जाएगा। देखिए कार्बन कितना है, एक है, एक में से एक गया 0, ठीक है ना। हाइड्रोजन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, 0 में एक जोड़ा तो एक, फ्लोरीन इसमें 2 है, तो 012, इस तरीके से फ्रियोन 012। यह क्वेश्चन आपको LDC 2016 एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पेपरों में बन सकते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो ये भी मैं बता देता हूँ, कार्बन की संख्या 2 है, 2 में से गया एक, हाइड्रोजन की संख्या इसमें बिल्कुल नहीं है तो एक आएगा, फ्लोरीन की संख्या 2 है तो 1 1
2, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, फिर भी अगर इसमें आपको दिक्कत महसूस हो रही हो तो अपने इसी यूट्यूब चैनल में ही आप मेरे द्वारा कराए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको उसमें ये सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात फ्रियोन से संबंधित कथन छांटिए। यह एक संतृप्त यौगिक है। देखो, मान लीजिए हम 2 कार्बन वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं, ठीक है ना। बाकी वैलेंसी क्लोरीन, 2 वैलेंसी फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो, बंध कौन सा सिंगल एकल बंध है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एकल बंध है, इसका मतलब ये एक संतृप्त यौगिक है। पहला पहला ऑप्शन तो यहाँ आपको मिल गया, 1 नंबर। दूसरा, एल्केन श्रेणी का यौगिक है। आपको पता है कि जब एकल बंध आप कभी भी देखते हैं तो सदैव ही वो किस श्रेणी का यौगिक बनता है, एल्केन श्रेणी। एकल बंध की उपस्थिति ही एल्केन श्रेणी को प्रमाणित करती है, दूसरी लाइन है। तीसरा, प्रसिद्ध के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी बातें एकदम सही हो जाएंगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संदर्भ में ये सारी बातें ठीक है। संतृप्त यौगिक क्यों, क्योंकि सिंगल बंध है कार्बन कार्बन के बीच में। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एल्केन श्रेणी का होता है। हमने पढ़ रखा है कि एल्केन श्रेणी ही संतृप्त श्रेणी होती है, तो बस ये दोनों ऑप्शन तो एक दूसरे के सिमिलर ही हैं। और तीसरा, हम जानते हैं कि इसे फ्रिज में प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है, तो उपरोक्त सभी तथ्य जो है हमारे एकदम सही और सटीक फिट बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n+2 किस हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। ये बात हम जानते हैं। देखो, एल्केन श्रेणी जो है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। वहीं एल्कीन श्रेणी का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए आपको। हाँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यह फॉर्मूला एल्केन श्रेणी से रिलेटेड फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो n का मतलब होता है नंबर यानी कि संख्या, कार्बन की संख्या हाइड्रोजन के दुगुने नंबर +2, कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की दुगुनी संख्या, कार्बन की संख्या जो है हाइड्रोजन की दुगुने नंबर करके 2 घटा देना है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में जब n की वैल्यू रखते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की हाइड्रोकार्बन श्रेणियों के फॉर्मूले जो हैं हमारे सामने बनकर तैयार हो जाते हैं। ये हमारा छठा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया किस हाइड्रोकार्बन श्रेणी का गुण है। देखो, अब एल्कीन वो होता है जिसमें कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, द्विबंध। वहीं अगर एल्काइन की बात करें तो इसमें कौन सा बंध देखने को मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध। एल्केन श्रेणी में कौन सा बंध देखने को मिलता है, एकल बंध, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि 2-3 फॉर्मूले तैयार करता हूँ, जैसे कि 2 कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। बाकी संयोजकताएं हाइड्रोजन पूरी कर देगा, मान लो। अब ये एल्कीन श्रेणी है भाई, ठीक है। वहीं अगर अपने, ये तो हो गया एल्कीन श्रेणी। वहीं अगर अपने एल्कीन श्रेणी की बात करें तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, है ना, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड देना है। और बाकी वैलेंसी जो है वो कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन पूरी कर देगा, इस तरीके से। ये एल्केन श्रेणी की बात हो रही है, ठीक है ना। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ठीक है, इस तरीके से बाकी हाइड्रोजन आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ये एल्काइन श्रेणी की चर्चा हो रही। आप देखिए कि इनके बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ जितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे उतने हाइड्रोजन हैं, इसमें पर्याप्त संख्या में हाइड्रोजन है, ठीक है ना। सभी बंध हाइड्रोजन के माध्यम से बैलेंस हो चुके हैं। जबकि यहाँ बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ने की संभावना यहाँ पर देखी जाती है। हाइड्रोजन यहाँ जुड़ सकता है। देखो, यहाँ 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब इनमें हाइड्रोजन जुड़ने के लिए जगह है। 2 कार्बन के साथ अगर 6 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं तो यहाँ 2 कार्बन के साथ केवल 2 हाइड्रोजन क्यों भाई। इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ सकता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ सकता है। इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन श्रेणियां जो है यहाँ पर तो देखा जाता है किसको, योगात्मक को, ठीक है ना। जबकि यहाँ आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो सारे बंध जो हैं सिंगल बॉन्ड, कम से कम एक बॉन्ड तो होना ही चाहिए जुड़ने के लिए, और सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के माध्यम से सैचुरेटेड कंडीशन में
तैयार किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई नया नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर बाई चांस जुड़े तो हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ सकता है ना। यहाँ हाइड्रोजन का स्थापन कर नया तत्व जुड़ सकता है, बाकी तो इसमें जुड़ने के लिए जगह ही नहीं है। तो इस आधार पर हम ये बात कहेंगे कि हाँ, एल्केन श्रेणी जो होती है, इस श्रेणी में जो संतृप्त श्रेणी होती है, इस श्रेणी में किसका गुण देखने को मिलता है? विस्थापन अभिक्रिया का गुण देखने को मिलता है। ठीक है, तो विस्थापन किस में देखा जाता है? एल्कीन में। और एल्केन में। एल्कीन और एल्काइन जो है, इसमें किसको देखा जाता है? योगात्मक अभिक्रिया को देखा जाता है, एडिशनल रिएक्शन। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप थोड़ा समझ लीजिएगा, और याद रखा जाए तो याद करना भी अच्छी बात है। संतृप्त जो होते हैं इनमें विस्थापन होता है, असंतृप्त जो होते हैं इनमें योगात्मक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन यौगिक में द्विबंध नहीं है? देखो, एथिलीन, एथीन, कीटोन, प्रोपाइन। ये प्रश्न आपको फिर से एलडीसी 2016 एग्जाम में मिलेगा। ठीक है ना। आपको करना क्या, देखो जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं यहाँ पर, सबको एक बार आराम से पढ़ें और हर फॉर्मूले को थोड़ा मंथन करके देखें। कई बच्चे क्या करते हैं, एथिलीन, एथीन और कीटोन पर जाकर रुक जाते हैं। कीटोन पर नहीं रुकना, आगे आप देखो प्रोपाइन भी लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं एन, तो सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध जो है, इसके लिए एन शब्द होता है। वहीं इन, हम जानते हैं कि इन जब अनुलग्न लगता है तो ये डबल बॉन्ड, सफिक्स जब इन लगाया जाता है तो ये डबल बॉन्ड की पहचान करवाता है। वहीं अगर आप आइन शब्द कहीं पर भी सुनते हैं, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा बंध देखने को मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। और आप आइन कहाँ देख रहे हैं? प्रोपाइन में। तो मैं प्रोपाइन शब्द लिख रहा हूँ। आप देखिए, एक है प्रोप, दूसरा है आइन। ठीक है ना। तो आइन शब्द से ही पता चल गया इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, बस इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो आप 4 नंबर ऑप्शन को सही कर देंगे। बाकी जैसे मर्जी मेंटेन करो भले। एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है, एथीन में डबल बॉन्ड होता है, कीटोन ग्रुप होता है, इसमें तो डबल बॉन्ड होता ही है भाई, है ना। अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इस तरीके से आप संरचना तैयार करते हैं कीटोन ग्रुप की। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ ना, इस तरीके से। एथीन, एथिलीन में, एथीन को ही एथिलीन बोलते हैं, तो इनमें तो नाम से पता चल रहा है कि इन आवाज आ रही है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड है। इस तरीके से ये प्रश्न एलडीसी एग्जाम में आ रखा है। ठीक प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, मेथिल एसिटिलीन किस यौगिक को कहा जाता है? अब देखो, सबसे पहले अगर हम एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी को बोला जाता है। एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी को बोला जाता है। ठीक है, जिसमें कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे पहला काम ही अपना यही है, देखो 2 कार्बन लिए, बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिया, और यहाँ पर इस कार्बन को हाइड्रोजन ने बैलेंस कर दिया, और यहाँ एक वैलेंसी बाकी रह गई, है ना। इस एक वैलेंसी को आप एक कार्बन से बैलेंस कर दीजिए। सपोज करो आपने ऐसा कर दिया। अब देखो, यहाँ जो ये जो चीज़ है ना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाली जो चीज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अपने बोलते हैं क्या? एसिटिलीन। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। और अगर आप ये फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा है ना, पूरा मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से यहाँ का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन। अगर आप इस पूरे फॉर्मूले की बात करते हैं, इतने की, समझ रहे हो ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैथिल। दोनों का संयोजन क्या बनेगा? मैथिल एसिटिलीन। लेकिन अगर आप कार्बन की संख्या काउंट करोगे तो कार्बन कितने हैं? 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। नाम से पता चल रहा है कि हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोपाइन की बात कर रहे हैं। तो मैथिल एसिटिलीन प्रोपाइन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। एथाइन जो होता है ना, इसको तो अपने एसिटिलीन ही कहते हैं, नॉर्मल एसिटिलीन ही इसको तो अपने बोलते हैं। ब्यूटाइन को अपने एथिल एसिटिलीन कहते हैं। देखो, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 2 कार्बन वो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है वो तो हो गया एसिटिलीन, 4 में से 2, पीछे बचे 2 कार्बन,
उन 2 कार्बन को अपने क्या बोलेंगे? एथिल बोलेंगे, है ना? तो एथिल एसिटिल, इस तरीके से हम इसका नामकरण कर देंगे। 4 में से अगर 2 कार्बन एसिटिलीन है, तो पीछे 2 कार्बन को आप एथिल बोलोगे, है ना? देखो 3 कार्बन है, 3 में से 2 कार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है उनको तो आप एसिटिलीन बोलते हैं, पीछे बचा 1 कार्बन को आपने मेथिल बोल दिया। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल है ना? इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर के वल्कनीकरण में किस गैस को प्रभावित किया जाता है? ठीक है ना? रबर जो होता है, नेचुरल रबर, हम सब जानते हैं कि जो प्राकृतिक रबर है, ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ठीक है? और इसको अधिक मजबूत, दृढ़ और कम घिसने वाला बनाने हेतु, ठीक है ना, प्राकृतिक रबर को कम घिसने वाला, दृढ़ व मजबूत बनाने हेतु, है ना, इसमें सल्फर गैस को प्रवाहित किया जाता है। सल्फर गैस को ऐसे प्रवाहित किया जाता है। अगर यहाँ सल्फर गैस को प्रवाहित किया जाता है तो बस इसी प्रोसेस को अपने लोग किस नाम से जानते हैं? वल्कनीकरण के नाम, ठीक है ना? ये जो चीज होती है ना, इसी को आप वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण या वल्कीनीकरण ऐसे आप नाम दिया करते हैं, ठीक है? तो ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो मेंटेन कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। डेक्रोन किसका बहुलक है? एक चीज देखिए, आइसोप्रीन तो प्राकृतिक रबर अभी हमने बात की, ये तो प्राकृतिक रबर है, नेचुरल रबर है ये तो। आइसोप्रीन तो प्राकृतिक रबर के लिए इस्तेमाल होता है। एडीपी कमर हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, ये तो बोलते हैं नाइलॉन को। नाइलॉन 6 जो होता है उसके लिए बोलते हैं ऐसा तो। एथीन तो कोई बहुलक है ही नहीं। हाँ, अब बचा अपने पास टर्थ हेलिकमल और एथिलीन ग्लाइकोल। ये टर्थ हेलिकमल से टेरी शब्द उठा लो और एथिलीन से आप क्या उठा लो? लीन उठा लो। टेरी प्लस लीन, इट इज टेरिलीन। टेरिलीन को ही आप क्या बोलते हैं? डेक्रोन बोलते हैं, ठीक है? बस यहीं से आप इस प्रश्न को मेंटेन करके ऐसे इसको हल कर सकते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, रीट में इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है। अगला क्वेश्चन, पॉलीएमाइड बहुलक बताओ। देखो, आर्लोन जो है ये PAN को बोलते हैं, PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। पीवीसी पॉली विनाइल साइनाइड अपने बोला करते हैं, पॉली विनाइल साइनाइड, पॉली विनाइल साइनाइड, सॉरी पॉली विनाइल क्लोराइड, है ना? साइनाइड नहीं भी, क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है? टेरिलीन हमने अभी पढ़ा, डेक्रोन को बोलते ही है, रेशा है एक। अब हमारे पास आया है कौन? नाइलॉन 6। देखिए, नाइलॉन और अगला शब्द है 6, इसमें 2 6 है। पहला 6 जो है वो है एडीपी कमल के लिए, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन की वजह से 6 है। दूसरा है हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। अगर आप इस शब्द को पूरा गौर से सुनते हैं तो आपको पता चलेगा हेक्सा जो शब्द है इसमें भी 6 कार्बन छुपे हुए हैं। बस इन दोनों 6 कार्बन के लिए ही 6 शब्द यूज होता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस बंध की जरूरत होती है वो बंध होता है एमाइड बंध। क्योंकि ये एमाइड बंध बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एमाइड बंध होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि बहुलक है तो इसे ऐसी इकाइयां बहुत सारी होंगी। तो जब बहुत सारे एमाइड बंध होंगे हर इकाइयों को आपस में जोड़ने के लिए, तो विज्ञान क्या कहती है? बहुत सारी को पोली बोलती है। और जो पीछे बहुत सारे कौन हैं उनका आप नाम लिख दीजिए, जैसे पॉलीएमाइड, बहुत सारे पॉलीएमाइड, देन इट इज पॉलीएमाइड। ये प्रश्न भी रीट में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस तरीके से ये भविष्य में रिपीट भी हो सकता है। तो नाइलॉन 6 को ही पॉलीएमाइड बहुलक बोलते हैं। इसी टर्म के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आ रखा है पेपर में, तो इसका राइट ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। प्रोपेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या बताइए। काम क्या करना है?
सबसे पहले प्रोपेन को फटाफट लिखें। शब्द क्या कह रहा है वो देखें, प्रोप एन। प्रोप कार्बन की संख्या 3 है और एन यानी कि एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है। बस इतना अपने को पता चल गया। 3 कार्बन रखो एक लाइन में, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और सभी कार्बन की संयोजकताएं जो शेष हैं उनको आप हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। बस इतना काम करना है। अब जैसे ही बाकी संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी करी, बॉन्ड सारे काउंट कर लो। बॉन्ड काउंट किए तो हमें पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो टोटल क्या है देखो, प्रोपेन जो है उसमें क्या होते हैं, 3 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन की संख्या 8 होती है। तो नो डाउट हाइड्रोजन 8 है, तो 8 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएंगे, सही है ना। 8 तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएंगे। बाकी 3 कार्बन को जोड़ने के लिए 2 बंद और चाहिए, तो 10 हो गए बस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल 10 बंद होते हैं ऐसा बोलेंगे। और आप 10 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना। प्रोपेन में सहसूचक बंधों की संख्या बताइए, तो 10 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है भाई। 10 कर लेंगे अपने एक जगह पर, है ना। तो मैं इसी को 10 बना देता हूँ, मान लो पहले ऑप्शन को। इसको क्वेश्चन को मैं चेक और कर लूंगा दोबारा, है ना। हाँ, बाकी आपने समझ लिया है कि 10 है इसमें। प्रोपेन में सहसूचक बंधों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। और कैसे काउंट किया देख लीजिए आप, कैसे मैंने काउंट किया, समझ रहे हो ना। इस तरीके से आप 10 कर देंगे। मैं पहले ऑप्शन को 10 बना के इसको हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे आप। हाँ देखो, सॉल्यूशन इस जगह पर काम आता है। ऐप में हो सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जो है, हो सकता है संशोधन किया गया और हो सकता है नहीं किया गया हो। तो ये सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो आपको आपके कहीं जगहों पर मान लो कोई एडिटिंग मिस्टेक है तो वो पकड़ में आ जाएगी अपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अपरूप जो विद्युत धारा का चालक होता है, बेसिक क्वेश्चन, ग्रेफाइट। क्यों भाई, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण हम ऐसा पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य घटक सबको पता है, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इजी क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर में, आपके जूनियर अकाउंटेंट में कई बार ये प्रश्न बन चुका है। कंप्रेस्ड, सब जानते हैं, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका 80 to 90% जो पार्ट है वो किससे बना होता है, मेथेन से बना होता है। तो इसमें मेथेन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये बाकी नहीं है आगे। बाकी आप सब जानते हैं, इन जगहों पर आप आराम से इन चीज़ों को मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें एलपीजी की, अगर हम एलपीजी की चर्चा करें तो एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और आइसोप्रोपेन भी हम लोग शब्द यूज कर सकते हैं, है ना। प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, ठीक है ना। और एक और मैं बता दूं, अगर हम एलपीजी के आगे चलते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, तो पेट्रोल में क्या होता है, पेंटेन से ऑक्टेन तक, पेंटेन से ऑक्टेन तक के हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो पेट्रोल यानी कि गैसोलीन। पेट्रोल को आप क्या कहते हैं, गैसोलीन भी कहते हैं, याद रखेंगे। पेट्रोल को आप गैसोलीन भी कहते हैं, एक ही बात है। पेट्रोल बोल सकते हैं और आप इन्हें गैसोलीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये भी हमने कवर कर लिया है। और अब बढ़ते हम एक और क्वेश्चन की ओर। प्रोपेन में कार्बन कार्बन व कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बंध अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन एलडीसी के 2013 एग्जाम में आ चुका है एक बार, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फेमस हुआ। मे भी शायद 2013 या 2016 एलडीसी के एग्जाम का क्वेश्चन। सबसे पहले वही काम करना है, प्रोपेन सूत्र तैयार करना है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले तैयार किया था, ठीक है ना। प्रोप यानी कि कार्बन 3 है, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले 3 कार्बन को इस तरीके से लिख दो, बाकी वैलेंसी किससे पूरी कर दो भाई, बाकी वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से। हमने काम कर दिया। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, कार्बन कार्बन में है, एक तो वो चुनना है, कार्बन कार्बन, सॉरी, कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध, है ना, ये काम करना है अपने को।
काउंटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कार्बन कार्बन में एक ये है और एक ये है, 2 बंद है। लिखता नहीं हूँ मैं, मिटा देता हूँ इनको, है ना? देखो एक ये है और एक ये, 2 है। कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बंध अनुपात कितने, देखो 3, 2 5 और 3 8। और वैसे भी अगर काउंट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है C3H8। आपको पता चल जाना चाहिए हाइड्रोजन 8 है तो 8 बंध होंगे, 1:4। तो आप 1:4 को सही कर देंगे, ठीक है ना? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है और इस तरीके से अगर आए दोबारा तो आप तैयार रहें। हो सकता है वो आपको प्रोपेन न दे के मेथेन दे दे, ब्यूटेन दे दे, एथेन भी दे सकता है, आपको आगे नए नए और भी कई सारे फॉर्मूले जो है वो दे सकता है, ठीक है ना? तो आप इस तरीके से इन प्रश्नों को थोड़ा हल कर लेंगे सोच समझ कर। पॉलीस्टाइरीन बहुलक है। अब देखो ये बहुलक जो है ना, ये याद करने वाला विषय है, वैसे याद करना जरूरी है। मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पॉलीस्टाइरीन, देखिए जब कभी भी पॉली शब्द आपके सामने आ जाए, आप समझ जाएं कि इसका मतलब है बहुत सारे। दूसरा है स्टाइरिन। अब स्टाइरिन देखो किसको बोलते हैं, स्टाइरिन बोलते हैं विनाइल बेंजीन को। स्टाइरिन विनाइल बेंजीन को बोला जाता है, ठीक है ना? बहुत सारे विनाइल बेंजीन। अब विनाइल बेंजीन बहुत सारे के लिए, पॉली के लिए तो हम क्या बोलेंगे, पी। विनाइल के लिए वी, बेंजीन के लिए बी। ये इस तरीके से। अब आप इन तीनों को मिश्रित कर दीजिए और पता लगाइए कि आपके सामने पीवीबी कहाँ लिखा हुआ है। ये रहा पीवीबी। आप ये सही कर, ठीक है? फिर देखिए, रेयन तो पुनः निर्मित सेलुलोज के नाम से फेमस है। पुनः निर्मित सेलुलोज के नाम से ये तो काफी फेमस है। ये तो इस तरीके से आप हल कर लें। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल इसको बोलते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। और वैसे पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जो है, वैसे इसको हम बोलते हैं जी पॉली विनाइल साइनाइड। पॉली विनाइल साइनाइड को ही पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं और इसी को अरलोन कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का प्लास्टिक है, रेशा नहीं है। और पॉलीविनाइल साइनाइड इसको बोलते ही हैं। तो आप इस तरीके से पीवीबी को हैंडल कर लेंगे। ये भी हमने कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब हमारे सामने एक बहुत शानदार क्वेश्चन आ रखा है और अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आप देखो इसमें आईयूपीएसी नामकरण, हालांकि जूनियर अकाउंटेंट में मुझे नहीं लगता आईयूपीएसी नामकरण से संबंधित आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है, लेकिन फिर भी इसको हल करेंगे अपने। सबसे पहले रूल नंबर 1, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल, द्विबंध को श्रेणी में सबसे कम अंक, सबसे कम अंक दिए जाते हैं, ठीक है ना? अगर मैं इसको यहाँ लिखूंगा मैं बाद में, और फिर नामकरण के दौरान, नामकरण में प्रतिस्थापित समूह को पहले लिखा जाता है। नामकरण में प्रतिस्थापित समूह, प्रतिस्थापित समूह जो इसमें क्लोरीन है ना, को पहले लिखा जाता है। वैसे आपको मैं 2 ही रूल बताऊंगा, बाकी इसमें कोमा लगाया जाता है, हाइफन लगाया जाता है, ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं और भी बहुत सारे रूल्स हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही रख रहा हूँ। प्रतिस्थापित समूह ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, उसे प्रतिस्थापित समूह कहते हैं। प्रतिस्थापित समूह की संख्या अगर 1 से अधिक हो तो उनको आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे पूर्व लगन देकर उनकी संख्या को निरूपित करते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे इतना। फॉर्मूले को यहाँ मैं मेंटेन करता हूँ। देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl। देखिए अंक इधर से देना है ना, द्विबंध को सबसे कम अंक मिलना चाहिए, हमारा रूल है, हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। 1 2 3, ठीक है ना? 3 कार्बन परमाणु युक्त हमारे पास एक श्रृंखला है। अब 3 कार्बन परमाणु युक्त है और डबल बॉन्ड है, ठीक? तो पहला काम तो ये करना है अपने को, 3 कार्बन है, प्रोप, डबल बॉन्ड है, इन प्रोपिन, पीछे प्रोपिन आना चाहिए, ठीक है ना? पीछे क्या आना चाहिए, प्रोपिन आना चाहिए। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले प्रोपिन शब्द को उठाना है। ये तो काट दो, प्रोपिन प्रोपिन वाले रख लो, रख लिए हमने। फिर देखो कि सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह जो है ना उसको पहले लिखना है। तो प्रतिस्थापित समूह को हम पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो 3 नंबर पर क्लोरीन है तो मैं लिखूंगा 3
ये इसमें माइनस जैसा निशान, इसको हाइफन बोलते हैं, 3 क्लोरो। तो मैंने कर दिया 3 क्लोरो। ये 3 नंबर कार्बन परमाणु पर एक क्लोरो ग्रुप है हमारे पास, ये क्लोरो प्रतिस्थापित समूह है, ये प्रतिस्थापित समूह है ना, ये ग्रुप है यहाँ पर इस, ठीक है। 3 क्लोरो, फिर से हाइफन लगाना है, अंक इसलिए लगाया क्योंकि तीसरे कार्बन पर है, क्लोरो ग्रुप है, हाइफन। अब देखो कि यहाँ पर कितने नंबर कार्बन के ऊपर जो है आप डबल बॉन्ड देखते हैं, पहले कार्बन पर, तो आप क्या लिखेंगे, 1 हाइफन प्रोपीन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। ये ऐसा यौगिक है जिसके तीसरे कार्बन पर एक क्लोरो ग्रुप है और पहले कार्बन पर द्विबंध है, और टोटल 3 कार्बन परमाणु युक्त हमारे पास सूत्र है। ये पूरा जो मैंने लिखा ये इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि ऐसा प्रोपीन, देखो ऐसा प्रोपीन जिसके पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड और तीसरे कार्बन पर क्लोरो ग्रुप हो। तो तीसरे पर क्लोरो ग्रुप है, पहले पर डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, तो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। या यूपीसी का रूल होता है, इस तरीके से हम लिखा करते हैं। तो आप देख लो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन कहाँ है, ये इस जगह पर है, कर दो, ठीक है, ऐसे कर देंगे। 3 क्लोरो तो है, 1 क्लोरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप द्विबंध को सबसे कम अंक देंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकते। 3 क्लोरो बिल्कुल हो सकता है। 2 प्रोपीन, दूसरे कार्बन पर तो सिंगल बॉन्ड है, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो आप 1 प्रोपीन करेंगे, इसको भी काट देंगे, चौथा ऑप्शन। बाकी यूपीसी नामकरण के रूल्स अगर क्लियर नहीं हो तो ये नहीं होता है। एलडीसी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ रखा है इस जगह से, बाकी जूनियर अकाउंटेंट में मुझे नहीं लगता इस जगह से प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है कार्बन में। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों का पृथक्करण किस विधि से होता है? आप याद रखें, प्रभाजी आसवन, कॉमन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। मैं सिर्फ इसमें इतना ही बोलूंगा, क्योंकि वैसे पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन में इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि पेट्रोलियम के विभिन्न घटक जो होते हैं उनका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन सबस्ट्रेट डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। प्रभाजी आसवन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें 2 या 2 से अधिक घटकों का पृथक्करण किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस हो, इसलिए ऐसे इसको हल कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण दीजिए। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, असंतृप्त अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दो हैं, एक द्विबंध वाले, एक त्रिबंध वाले, ठीक है। द्विबंध वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं इनको बोला जाता है एल्काइन, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है, और संतृप्त जो होते हैं, पूरा समझा देता हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें एकल बंध होता है, और एकल बंध वाले जो होते हैं वो होते हैं कौन, जिनको हम एल्केन कहते हैं, ठीक है। अब एल्केन जो है इनका साधारण नाम जो होता है वो होता है जी पैराफिन, पैराफिन। तो इसका मतलब पैराफिन तो संतृप्त है, असंतृप्त तो नहीं है। अब देखो एसिटिलीन, एसिटिलीन किसको बोलते हैं, एल्काइन को बोलते हैं। एथिलीन एल्कीन श्रेणी को बोलते हैं। ये दोनों ही श्रेणियां क्या होती हैं, असंतृप्त होती हैं। दोनों श्रेणियां असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, तो इसका मतलब ए व बी दोनों कर, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी हल कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। ये भी प्रश्न आपका हो रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता बताओ। हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप किसे बोलते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन, मैं समझाता हूं, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड हो। अच्छा, जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो किस श्रेणी का होगा, एल्केन श्रेणी का होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ठीक हो गया। दूसरा कि जो संतृप्त होते हैं इन संतृप्तों में हमेशा विस्थापन अभिक्रिया को देखा जाता है। हमने थोड़ी देर पहले भी इस प्रश्न को हल किया था। विस्थापन अभिक्रिया जो है इनमें देखी जाती है, क्योंकि इनमें जुड़ नहीं सकता कोई, ये संतृप्त है। इनमें जुड़ तभी सकता है जब हाइड्रोजन को हटाया जाए, तो बिल्कुल विस्थापन है।
ये भी ठीक है। पर्याप्त हाइड्रोजन है, बिल्कुल पर्याप्त हाइड्रोजन है। जैसे अगर आप एक कार्बन लेते हैं और 4 बॉन्ड है इसके और चारों ही हाइड्रोजन से आबंधित हो, तो देखो अब क्या एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन से ज्यादा कोई हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। यानी जितने हाइड्रोजन हो सकते थे 4 हो सकते थे, 4 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए तो इसको संतृप्त बोला है। कहने का मतलब इनमें पर्याप्त हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, तो ये भी सही। तो आप ये सभी कर देंगे। ये पहली व्याख्या है पहले ऑप्शन की। ये दूसरे ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और ये तीसरे ऑप्शन को समझाने की कोशिश की। और इस तरीके से आप ये सभी गुण किसके मानेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन श्रेणी। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह के आपसे किस श्रेणी की बात कर रहा है? एल्केन श्रेणी की बात कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एडवांस क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में निर्मित होने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक बताना है। ठीक है, देखो एक वोहलर नाम का साइंटिस्ट था। वोहलर, वोहलर नामक वैज्ञानिक की एक थ्योरी थी, है ना, और उसी ने सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया था। तो यूरिया का निर्माण किया। यूरिया का निर्माण करके और इन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहला यौगिक तैयार किया। प्रयोगशाला में निर्मित फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक, है ना। प्रयोगशाला में निर्मित होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक जो है वो है आपका यूरिया। और ये यूरिया किसने तैयार किया था? वोहलर नामक वैज्ञानिक ने। बर्जिलियस के जैव शक्तिवाद सिद्धांत का खंडन करके उसने ऐसा काम किया। तो यहाँ पर आप यूरिया कर देंगे। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रेणी में कार्बन संख्या 7 ली जाती है तो बनने वाले यौगिक में पूर्व लगन क्या लिया जाएगा? देखिए, कार्बन संख्या 1 हो, हम सब जानते हैं मैथ शब्द यूज। कार्बन संख्या 2 हो, एथ शब्द यूज होता है। कार्बन संख्या 3 हो, प्रोप शब्द यूज किया जाता है। कार्बन संख्या 4 हो, ब्यूट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन संख्या 5 हो, पेंट शब्द यूज किया जाता है। कार्बन संख्या 6 हो, हेक्स शब्द यूज किया जाता है। कार्बन संख्या 7 हो, हेप्ट शब्द यूज किया जाता है। और कार्बन संख्या 8 हो, ऑक्ट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कार्बन संख्या 9 हो तो आप नॉन, और 10 हो तो डैक शब्द इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम लोग पढ़ा करते हैं। ठीक है ना, तो हेप्ट आ जाएगा। ठीक है, सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं। सेप्ट तब यूज किया जाता है जब हम किसी के परमाणु क्रमांक के आधार पर कोई प्रतीक निर्धारित करते हैं, तब सेप्ट शब्द यूज किया जाता है। पेंट प्रोप मैंने आपको सारा समझा दिया इस तरीके से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जैसे एथेनॉल को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बदलने हेतु निर्जलीकरण करवाया जाता है और इसमें निर्जलीक कारक बताना है। ठीक है, सबसे पहले एथेनॉल को लिख लेते हैं। एथेनॉल, एथ मतलब देखो, एथेनॉल सबसे पहला काम है एथ। एथ का मतलब 2 कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन। एथेनॉल का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, है ना, CH3 CH2। इस फॉर्मूले से आप ज्यादा समझेंगे। और वो कन्वर्ट हो गया किसमें? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। बिल्कुल। अब इसको इसको थोड़ा ओपन भी कर लेते हैं ताकि आप असंतृप्त और संतृप्त डिफरेंस समझ सकें। एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन इसको दे दिया सिंगल बॉन्ड के साथ। अगला कार्बन, 2 हाइड्रोजन इसके साथ हैं। उससे आगे एल्कोहल ग्रुप है, ये ग्रुप है हमारे पास एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम इसको बोलते हैं यह एक संतृप्त है, यौगिक है। असंतृप्त का मतलब ये हो गया कि कार्बन 2 ले लो डबल बॉन्ड, और बाकी इस जगह पर आप हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है इसका मतलब ये असंतृप्त है। सिंगल बॉन्ड संतृप्त की पहचान होती है, डबल बॉन्ड असंतृप्त की पहचान होती है। देखो, 2 कार्बन यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन की काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 5 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। ठीक है ना, वैसे पूरा काउंट करें तो हाइड्रोजन की संख्या 5 और एक 6 है, यहाँ 4 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन बच गए। जो बच गए उनको ऐसे लिख दो। ऑक्सीजन 1 है, वो 1 इसके साथ जोड़ दो। ये हो गया पानी का बाहर निकलना। बस इसी को बोलते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन।
और हमें यहाँ डिहाइड्रेटर के रूप में कोई चीज़ भी चाहिए। और वैसे अगर इसको यहाँ लिखूँ तो 2 कार्बन ऐसे लिख दूंगा और 4 हाइड्रोजन लिख के और ऐसे कर, ठीक है ना। ये ओपन संरचना से समझा दिया, ये आपको सीधा समझा दिया। प्रश्न ये उठता है कि इस जल को निकालना। अब देखो ये जो है ना, ये यहाँ से देखो, ये जो है ये जल है, ये यहाँ निकल गया, समझ रहे हो ना, पानी बाहर निकला, निर्जलीकरण बोल दिया। इस निर्जलीकरण की भूमिका कौन निभाता है, निर्जलीक कारक की, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर जल की हानि करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें आप सही कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम अंतिम क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन भी काफी उम्दा, काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, वाटर गैस का मुख्य घटक बताओ। तो मैं आपको सिंपल 2 लाइनों में इस बात को समझा देता हूँ, आप याद रखें। वाटर गैस, हालांकि वैसे तो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट है इसका भी। वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन यूज होता है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन होता है ना, वो है ये। वहीं अगर आप प्रोड्यूसर वाटर गैस को, एक सेकेंड, वाटर गैस को हम क्या कह सकते हैं, हम इसे भाप अंगार गैस भी बोलते हैं, ये भी याद रखें। इससे हम भाप अंगार गैस भी कहते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा है हमारे पास प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। हाँ, इसको अपने बोलते हैं वायु कार गैस, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है नाइट्रोजन, क्योंकि वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, इसलिए वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है ना, इसलिए हम यहाँ बस इतना। और ये क्वेश्चन की भी अगर मैं बात करूँ तो एलडीसी एग्जाम 2018 में दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। इस तरीके से आप कार्बन टॉपिक के सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। उम्मीद है आपको आज का सॉल्यूशन ठीक समझ में आ गया होगा। आप सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने इसको पूरा पढ़ लिया तो जूनियर अकाउंटेंट के कार्बन क्वेश्चन उम्मीद है कि यहाँ से बन जाएंगे, आपका भी फायदा होगा। और अगर आप इसको अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं तो इन्हीं दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाए। ठीक, आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल, थैंक्स अ लॉट।